सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सर तो अजम्पशंस पढ़ लिया आप लोगों ने, आइलर्स थ्योरी का अजम्पशंस। हाँ सर। तो सर उसमें 2 पॉइंट थोड़े समझ नहीं आए सर। बात समझाएंगे ना? ठीक है सर। ठीक है, तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि कॉलम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस टाइप के फोर्स लगते हैं। एक्सियल फोर्स लगते हैं, एक्सियल फोर्स इज सफिशिएंट। कंप्रेशन क्यों है सर? कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स लगता है। ठीक है, कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स लगेगा। अरे एक्सियल फोर्स का मतलब है नॉर्मल जो स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। बट बकलिंग में जब आइलर्स थ्योरी जब पढ़ रहे हैं तो उस केस में क्रशिंग या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस से जो स्ट्रेस की वजह से जो फेलियर होगा दैट विल बी नेग्लेजिबल। वो नेग्लेजिबल या फिर उसको बोले नेग्लेक्ट कर दिया है, उसको पढ़ ही नहीं रहे हम, उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। अजम्पशन में आपने पढ़ा होगा अभी तक, अगर पॉइंट्स याद आ रहे होंगे तो उसमें कंप्रेसिव Yes, स्ट्रेस sir. की वजह से जो फेलियर होगा या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो इफेक्ट है दैट विल बी नेग्लेक्टेड। तो इस आइलर्स थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ बकलिंग की बात होगी आइलर्स थ्योरी में। अभी आगे हम लोग देखेंगे एक रैंकाइंस थ्योरी भी है, वो उसने उस दोनों को कंसिडर किया है, किसको, बकलिंग को और कंप्रेसिव को। Compression. ठीक है, तो हम ये देख चुके थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बकलिंग में कौन कौन से मेंबर आएंगे। कोई मशीन कंपोनेंट है, उसमें कौन सा मशीन कंपोनेंट होगा। सपोज हेमंत ने एग्जांपल दिया था ड्रिल बिट का। ड्रिल बिट का ये होता है कि आपको पता है कि ड्रिल बिट ऐसे कुछ होगा जिसपे फ्लूट बनी होंगी, जो हमने दिखाया था बीएमई लैब में, ऐसे बनेंगी। यस सर। इसको किसी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस किया जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो बहुत जितनी जितनी भी ड्रिल बिट की यहाँ पे मतलब फेलियर होता है बिकॉज ऑफ बकलिंग होता है। ये बकल्ड हो जाता है और टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से टूट जाएगा। बकलिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ बेंडिंग। बट बेंडिंग में हम लोग क्या करते थे, ट्रांसवर्स फोर्स लगा के बेंड कर रहे थे। बट इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, कम एक्सियल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से बकलिंग हो रही है, उसकी वजह से बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, वो हो सकता है थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी। अगर ये फोर्स जैसे ये है, आपको दिख रहा होगा इमेज में, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का इस पॉइंट से होके जाए तब ये बकलिंग नहीं होगी। बट कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनाया जाता है उसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है या फिर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको मैच नहीं करता है कभी भी। थोड़ा सा अगर थोड़ा भी अगर इसके हिंज पॉइंट से अगर लेफ्ट या राइट साइड से जाए वो लाइन ऑफ एक्शन, तो इसमें बकने के चांसेस हो जाते हैं। तो कभी भी कोई आइडियल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम लोग कि उसका पॉइंट ऐसी जगह पे लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ऐसी जगह हो जो उसके सेंटर से होके जाए। सेंटर से होके जाएगा तो बकलिंग होगी ही नहीं। बट लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है इनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। लेंथ ऑफ द कॉलम अगर बढ़ती जाएगी, अभी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि शॉर्ट कॉलम है तो उसमें बकलिंग नहीं होगा। शॉर्ट कॉलम मतलब उसकी लेंथ कम है, तो उस केस में हम लोग हो सकता है कि उसके सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर और जो लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है दोनों एक ही पॉइंट से मिलके जाए। ठीक है, तो उस केस में क्रशिंग सिर्फ क्रशिंग होगा इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम्स, एंड इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम्स ओनली देयर विल बी ओनली बकलिंग। ठीक है, जैसे ही बकलिंग स्टार्ट होगा उस समय क्रशिंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, तो उससे पहले अजम्पशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे आइलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग। आइलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग, आइलर्स थ्योरी ऑफ
column buckling is used to estimate the critical buckling load. Critical buckling load इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम बकलिंग लोड। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब ही होता है, मैंने बताया था क्रिटिकल वैल्यू मतलब जो स्ट्रेस जनरेट होगी या फिर मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं, दैट इज नोन एज मैक्सिमम। मैक्सिमम उसके बाद नहीं लगा सकते हो, दैट इज नोन एज क्रिटिकल। तो क्रिटिकल बोलो या फिर मैक्सिमम बकलिंग लोड बोलो। आइलर्स ने दिया था तो इसको बोलते हैं आइलर्स लोड। तो उसको कई सारे नोटेशन है, पीई भी लिखते हैं, पीसीआर भी लिखते हैं, और पीसीआर मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था, क्रिपलिंग एक और नाम है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग लोड। सीआर लिखेंगे तो ये क्रिटिकल और क्रिपलिंग दोनों काम चल जाता है। तो पीई पीसीआर या फिर पी क्रिपलिंग, तो सारे इसके नाम हैं। तो मैक्सिमम लोड भी है, लेकिन किसमें है लोड? वो बकलिंग को बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस से बचाने के लिए वो मैक्सिमम फोर्स है, दैट इज जस्ट टू अवॉइड बकलिंग। दिस मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड टू अवॉइड बकलिंग। इसके बाद जब जैसे ही लगाएंगे हम लोग, बकलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और बकलिंग जैसे ही स्टार्ट होता है, हमने देखा था स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अपनी इक्विलिब्रियम को लॉस कर देता है। ठीक है, यस सर। ऑफ कॉलम सिंस द स्ट्रेस इन द कॉलम रिमेन्स इलास्टिक। इलास्टिक होना चाहिए, आपको पता होगा कि ये बकलिंग तो हो रही है, बट ये इलास्टिक बकलिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया उसके बाद ये वापस नहीं आएगा, ये वापस आ सकता है, लेकिन फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है तो ये तो इसको प्रेस कर देगा। जो एंड पॉइंट है और दोनों एंड पॉइंट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, बकलिंग ऐसे हो जाएगी ना, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों मिल जाएंगे क्योंकि फोर्स कंटिन्यूअस अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ये कॉलम है, इस पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं और नीचे से भी फोर्स लग रहा है क्योंकि रिएक्शन आएगा, और जैसे जैसे बकलिंग स्टार्ट होगी ये ऐसे हो जाएगा, फोर्स अभी भी लग रहा है, तो ये ऐसे कर्वेचर बनाता जाएगा कि ये एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इसमें कोई ऐसा ये तब तक होगी बकलिंग, तब तक मानेंगे जब तक इसमें इलास्टिसिटी इसमें जब तक इसके अंदर है या नहीं है, जब तक इसके अंदर इलास्टिसिटी है तब तक इसमें बकलिंग का को कंसीडर करके जो फार्मूला बनाया गया है तब तक होगा। अभी आप लोग देखेंगे कि फार्मूला है दैट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन यंग्स मॉडुलस। इलास्टिसिटी का मेजर क्या है? यंग्स मॉडुलस। The critical buckling load is a maximum load that a column can withstand when it is on a verge of buckling. Verge of buckling का मतलब है buckling होने ही जा रहा है, उस टाइम पे कितना फोर्स लग रहा है, that is known as a critical load. The buckling failure occurs when the length of the column is greater when it is compared with its cross sectional dimension. ठीक है, लेंथ जब ज्यादा हो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से, मतलब डायामीटर हो चाहे विड्थ हो, उसकी थिकनेस हो, उसके लेंथ से बहुत ही कम हो, वो उस केस में बकलिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। The Euler theory is based on certain assumptions related to the point of axial load application. Point of axial load मतलब वही लाइन ऑफ एक्शन, जो पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो कि कहाँ से होके जा रहा है, कॉलम मटेरियल, क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेस लिमिट्स, कॉलम फेलियर, उसके इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो अजम्पशंस बने हुए हैं, तो आप लोग देखोगे कि उसमें पॉइंट लोड के बारे में बात की गई है, कॉलम मटेरियल के बारे में बात की गई कि होमोजीनियस होता है, आइसोट्रोपिक होता है, एक्सियल लोड के बारे में बात की गई क्योंकि वो अपने लाइन ऑफ एक्शन से ही होके जाना चाहिए, और सॉरी ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन से ही ज्योमेट्रिकल सेंटर से ही जाना चाहिए। क्रॉस सेक्शन की बात की गई है, क्रॉस सेक्शन की बात की गई मतलब इसमें आइसोमेट्रिक ये जो क्या होना चाहिए, प्रिज्मेटिक यूनिफॉर्म होना होना चाहिए। prismatic. Third point is the validity of Euler's theory is subjected to a condition for that the failure occurs due to buckling. सिर्फ buckling की वजह से failure होगा, तो इस ये थ्योरी तब तक वैलिड है। अगर कंप्रेसिव की वजह से फेलियर होने लगा तो ये थ्योरी नहीं अप्लाई करेंगे, कोई और थ्योरी होगी जिसमें बकलिंग भी हो सकती है और कंप्रेशन की वजह से भी बर्स्टिंग हो सकती है। If you does not consider the effect of direct stress in the column, if there is a possible shift of axial load application point, थोड़ा सा अगर अपने सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया
from the center of column cross section, there will be a chance of buckling. ये कई बार बोल चुके हैं हम लोग. As a result, the theory may overestimate the critical buckling load. Overestimate मतलब buckling आपने अभी assumption में हम लोग देखेंगे कि जो buckling होगी उस केस में जो फोर्स है, assumption में हमने एक पॉइंट देखा है कि जब फोर्स जहाँ कहाँ पे लग रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लग रहा है. बट अगर ये फोर्स उस ज्योमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट या फिर उससे होके ना जाए, मतलब इसेंट्रिक लोड लगे, असेंट्रिक लोड, तो उस केस में ये जो थ्योरी है दैट विल बी ओवर एस्टिमेटेड. मतलब इस वो जो हम लोग ये जो फोर्स लगा रहे हैं P, इस पे बकलिंग हो रही है, लेकिन अगर ये लाइन ऑफ एक्शन और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर एक दूसरे के ऊपर नहीं है, उस केस में कम फोर्स पे ही बकलिंग हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही वो एसेंट्रिक लोड है तो उसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा. एसेंट्रिक लोड इक्वल्स टू लोड प्लस मोमेंट. तो मोमेंट पहले से ही है बेंडिंग करने के लिए, तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा ये थ्योरी. So this theory of column buckling was invented by Leonhard Ehlers in 1757. एक मैथमेटिशियन है ये. तो the concise way में इस Ehlers theory को कैसे बोल सकते हैं? The Ehlers theory states that the stress in the column due to direct load is small compared to the stress due to buckling failure. तो डायरेक्ट लोड को हमने नेगलेक्ट कर दिया है, बहुत ही कम है इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया है. Based on this statement, formula derived the critical load buckling load of a column. So he shows the equation is based on bending stress and neglect direct stress due to direct load on the column. आपको पता होगा ये जो कॉलम है इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, Yes, sir. तो डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा कितना, फोर्स अपॉन एरिया. Yeah. वो अलग बात है कि कंप्रेसिव है तो नेगेटिव होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है इसको आइलर्स ने क्या किया है, नेगलेक्ट किया है. नेगलेक्ट करें या फिर बोलें तो इग्नोर कर दिया इसने, इसको सोचा ही नहीं है कि इसकी वजह से भी फेलियर हो सकता है. क्यों? क्योंकि हम लोग बकलिंग देख रहे हैं किसका, बहुत ही लेंथ ज्यादा होगी. इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है उसके क्रॉस सेक्शन से, तो ये एरिया बहुत ही छोटा है. ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस लगने से पहले ही बकलिंग हो जाएगी. तो बकलिंग की वजह से देखेंगे ना उसके बाद, तो बकलिंग की वजह से इसकी डिजाइन की जाएगी कॉलम की. ठीक है, नेक्स्ट चलें अजम्पशंस. अजम्पशंस आप लोगों ने देख लिया है. आपने जैसे पहला पॉइंट इनिशियली द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट, स्टार्टिंग में एकदम स्ट्रेट होगा, पता चला पहले से टेढ़ा है ऐसे, अब इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, तो बकलिंग हो जाएगा. कि बकलिंग पढ़ेंगे क्यों, उनको पहले से पता है इसमें बकलिंग होगा. ठीक है, कम फोर्स पे ही बकलिंग हो जाएगी इसमें, तो इसमें जो क्रिटिकल लोड है उसको निकालने की बात ही नहीं की जाएगी. तो क्या इसका मतलब ही नहीं है, पहला तो मतलब स्ट्रेट होना चाहिए स्टार्टिंग से ही. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये तो प्रिज्मेटिक बार की बात की जा रही है, प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. थर्ड इज द लोड इज एक्सियल एंड पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, ये तो बात हो चुकी है ना. ये जो सेंट्रॉइड क्या होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है बीम का. ठीक है, बीम का कह रहा हूँ मैं, कॉलम का, और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर या फिर बोले सेंट्रॉइड यहाँ पर है. तो जो फोर्स है इसी पे लगना चाहिए बकलिंग के लिए. बकलिंग तो यहाँ से भी हो जाएगा, बट वो लोड नहीं आएगा जो एक्चुअल में लोड होना चाहिए. जो मैक्सिमम लोड है वो नहीं आएगा, उससे कम आ जाएगा. तो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग ऐसा लोड निकालना चाह रहे हैं जहाँ पे बकलिंग एक्चुअल में होगा. मतलब आइडियली कोई भी फोर्स इसके ऊपर आएगा इसके सेंटर से पास होना चाहिए आइडियली. तो इसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम, ये फोर्स जो है कितनी मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी ऑन द वर्ज ऑफ बकलिंग. जैसे ही बकलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम पे ये फोर्स की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो पास होना चाहिए कहाँ से, सेंट्रॉइड से. फोर्थ इज द स्ट्रेस इन द कॉलम आर विद इन द इलास्टिक लिमिट. स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर मैं इसमें लोड हटा दूं ये वापस अपने शेप और साइज रीगेन कर ले. द मटेरियल ऑफ द कॉलम, ऐसा होता है क्या सर? क्या सर जैसे अपन लोड हटा देते तो वही साइज वापस रिगेन होते तो नहीं है सर?
इलास्टिक में है, इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिक। क्या अच्छा कृष्णा, क्या इलास्टिक हाँ में सर अंडरलाइन किया है यहाँ पे मैंने, विद इन इलास्टिक ठीक है लिमिट, सर। बता भी तो रहा हूँ मैं। नहीं होता है क्या, बताओ। हाँ सर वो तो स्ट्रेस ही उस टाइम बहुत कम होगा तो इलास्टिक क्यों, लिमिट में वापस सही हो जाएगा। कितना होगा। हम लोगों ने अभी मैंने एक टास्क भी दिया था इसमें, सिग्मा वाई एस निकालने का एल्यूमिनियम का, हाँ बीएमई लैब में। यंग्स मॉडुलस कितने फोर्स लगाने पे इलास्टिक इलास्टिक लिमिट कब तक था, तब कितना फोर्स लगा दिया था उसमें, तब तक निकाला तुमने। हाँ सर निकाला ना। फोर्स 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 को एनालाइज किया, कितना फोर्स होगा उस टाइम पे। कम, यस सर। तुम कह रही हो कम फोर्स लगाएंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। रबर में रबर होगा, उसमें कम फोर्स लगाओगे तो इलास्टिसिटी दिखाई देगी। स्टील में तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब तक इलास्टिसिटी तुमको दिखाई नहीं देगी, लेकिन इलास्टिक है वो, थोड़े भी फोर्स पे उसमें हाँ डिफॉर्मेशन सर। होता है। सिक्स्थ इज द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इटसेल्फ इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, इस ये कॉलम क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होगा उसका उसके वेट को सपोर्ट करेगा ये। ठीक, जैसे छत है, उसके नीचे कॉलम लगा रहे हैं तो वो उसका वेट रोकेगा, तो अपना वेट तो नेग्लेक्ट करके इसकी एनालिसिस की जाएगी। द फेलियर ऑफ द कॉलम अकर्स ड्यू टू बकलिंग ओनली, तो हो चुका है। लेंथ ऑफ द कॉलम इज लार्ज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, ये भी पढ़ चुके हैं। द शॉर्टनिंग ऑफ द कॉलम ड्यू टू एक्सियल कंप्रेशन इज नेग्लेजिबल, ये समझ में आया है। नहीं आया सर। तो हाँ ये तो आई गेस। शॉर्टनिंग मतलब उसका जो लेंथ है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो इसका लेंथ भी कम होना चाहिए थोड़ा, बट वो नेग्लेक्ट किया गया है एजम्पशंस में, ये एजम्पशंस है। एक्चुअल में थोड़ा सा तो कम होगा ना कंप्रेसिव की वजह से। आप रबर को ही, कोई रबर इरेजर है आपके पास, इरेजर को प्रेस करके देखो ऊपर से, थोड़ा सा कंप्रेस होने की वजह से उसमें लेंथ में कमी आ जाएगी, दैट इज नोन एज शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग ऑफ द कॉलम ड्यू टू एक्सियल कंप्रेशन इज नेग्लेजिबल। 11th इज क्रिटिकल बकलिंग लोड। अच्छा ये पॉइंट नहीं है, ये लग रहा है। सर ये 9th वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है सर। The end of the column are frictionless। फ्रिक्शनलेस। ये जो सपोर्ट बताना है, क्या चाह रहे हैं सर ये। हाँ ये सपोर्ट है, इसमें बकलिंग होने जा रही है। ठीक है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें बकलिंग होने जा रही है। साइड में कुछ वॉल होगा जिसमें बकलिंग देखेंगे हम, जैसे ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सच में का कोई कॉलम है, खंबा है, उसको दबाने जा रहे हैं, उसको नहीं करने जा रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो हम जब बकलिंग देखेंगे तो इसमें बकलिंग जब नीचे जाएगा, ये बेंड होगा, ऐसा बेंड होगा बकलिंग की वजह से। तो ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगा क्योंकि ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, नीचे जाएगा, लेकिन ये इसकी लेंथ कम नहीं हो रही है, लेकिन ये नीचे जा रहा है, बेंड हो रहा है, उसकी वजह से लेंथ को कांस्टेंट माना जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम ड्यू टू एक्सियल कंप्रेशन इज नेग्लेजिबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जो साइड में जो सपोर्ट्स होंगे या फिर उसके जो कॉन्टेक्ट्स होंगे बाकी किसी चीज के साथ, ऐसे तो खड़ा नहीं किया सकता ना, तो इसको फ्रिक्शनलेस बनाया जाता है। तो फ्रिक्शनलेस के लिए यहाँ पे रोलर लगाए जाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि रोलर लगाए जाते हैं ताकि इसमें मोशन फ्रीली हो। तो सर सपोर्ट कुछ केस में फ्रिक्शनलेस यहाँ पे होंगे। जो सपोर्ट्स, कुछ जैसे केस में सर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट भी तो होते हैं ना। सुनो, बीम जो हमने पढ़ा था वो तो फ्रिक्शन, उसमें तो मोशन ही नहीं होता, फ्रिक्शनलेस बात कहाँ से करेंगे, उसमें तो मोशन ही नहीं हो रहा। मैं दो चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई, उसमें फ्रिक्शन की बात करोगी क्या। नहीं सर। हम्म? जैसे यहाँ पे बीम में हमने देखा था, जैसे पिन ज्वाइंट होता है, तो ये जो मोशन हो सकता है इसमें, जब सपोज इसमें रोटेट कराऊंगा मैं एक साइड से, ये रोटेट हो जाएगा। हाँ रोटेट हो जाएगा तो ये रोटेट बिना फ्रिक्शन के होना चाहिए, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस होना चाहिए आइडियली। जब फ्रिक्शन होगा तो मैं जब ये फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, उस फ्रिक्शन को भी कंसिडर करो तब। फ्रिक्शन को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए ना कि फ्रिक्शन लेस हमने मान लिया स्टार्टिंग में ही। नहीं तो फ्रिक्शन भी फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सेक्शन लूंगा मैं तो इसका भी एक मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट जब बनाएंगे, आएगा कि नहीं। फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा फोर्स के, तो उस फ्रिक्शन को भी हाँ कंसिडर करो, सर। फिर उस फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट भी होगा। फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, उस फ्रिक्शन को भी कंसिडर करो, उस फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट जनरेट होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही फ्रिक्शन को क्या किया गया है, नेग्लेक्ट। नेगलेक्ट। नेगलेक्ट।
ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, इसमें कहीं से आगे लिख के या फिर किसी सेंटेंस का लास्ट लाइन होगा, पॉइंट ये है। हाँ सर, नीचे वाला जो सेंटेंस है उसी का। हो सकता है क्रिटिकल बकलिंग एंड क्रिपलिंग लोड, नहीं इसका नहीं है। द मैक्सिमम एक्सियल लोड दैट अ कॉलम कैन सपोर्ट व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बकलिंग इज कॉल्ड द क्रिपलिंग लोड और क्रिटिकल बकलिंग लोड, इसको हम लोग पीई या फिर पीसीआर लिखेंगे, ठीक है। पीई क्यों लिख रहे हैं? यूलर्स थ्योरी से इन्होंने बनाया यूलर्स था थ्योरी इसको। ने दिया था, यूलर्स आइलर्स थ्योरी ने दिया, आइलर्स ने इस थ्योरी को दिया था, दैट्स व्हाई द फार्मूला इज नेम्ड एज आइलर्स थ्योरी फार्मूला, आइलर्स फार्मूला। तो उसने जो लोड की वैल्यू दी है उसको लिखेंगे पीई। एट दिस स्टेज द अल्टीमेट स्ट्रेस इन द कॉलम वुड लेस देन द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब समझ में आया? हाँ सर। अल्टीमेट स्ट्रेस इन द कॉलम वुड लेस देन द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। यील्ड स्ट्रेस आता है पहले अल्टीमेट स्ट्रेस से। अल्टीमेट स्ट्रेस पे क्या हाँ, होता है? अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है, मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस है, बट एज कोई प्योर ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें इलास्टिसिटी होगी, सिर्फ प्लास्टिसिटी नहीं होगी। तो प्लास्टिसिटी नहीं होगी तो वही पॉइंट इसका अल्टीमेट पॉइंट हो जाता है जहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है ब्रिटल मटेरियल में। बट यहाँ पे जो फ्रैक्चर होगा, कोई इसमें ये प्लास्टिसिटी नहीं आएगी, डायरेक्ट फ्रैक्चर होगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस पहले ही आ जा रहा है, यील्ड स्ट्रेस है। एक्चुअल यील्ड स्ट्रेस उसका कुछ होगा, एक्चुअल यील्ड स्ट्रेस, हाँ चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा और क्लियरली में, बस याद रखिए अल्टीमेट स्ट्रेस विल बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस। बट वो अल्टीमेट English, स्ट्रेस वो नहीं है कि जो मटेरियल का है, मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस, कॉलम का मटेरियल है। की जो टेंसाइल टेस्टिंग की जाती है उस केस में तो हमेशा सिग्मा यूटी इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई एस। अल्टीमेट टेंसाइल हाँ स्ट्रेंथ, अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंसाइल से हमेशा ज़्यादा होता है। बट जो बकलिंग में जो अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा, मतलब फेलियर जहाँ पे स्ट्रेस पे होगा, वो स्ट्रेस सिग्मा वाई एस से कम होगा बकलिंग की वजह से, ठीक है। यस सर। जैसे अभी आप लोगों ने अगर मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, फटीग, फटीग लोडिंग, हाँ सर। फटीग लोडिंग में जो फटीग स्ट्रेंथ होता है वो यील्ड स्ट्रेस से कम होता है, पढ़ा है अभी? यील्ड स्ट्रेस से कम होता है, ठीक तो पढ़ा है उसका सर। फ्रैक्चर उसके यील्ड स्ट्रेस से पहले ही हो जाता है। चलो देखेंगे उसको बाद में, ठीक है। नाउ रिज्वाइन अगेन, फिर से ज्वाइन करो। ओके सर।